हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया था। तो अब इसके आगे के फर्दर जो प्रिंसिपल्स होंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, जिसके आंसर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल वॉज A social scientist, B mining engineer, C an accountant, D a production engineer. And the second question is, the principle of division of work is best described by A. Work should be divided into a small element. B. Workers should be divided into groups. C. Resources should be divided among jobs. D. It leads to specialization. तो ये थे आपके क्वेश्चन आज के। देन अब हम मूव करते हैं आगे के प्रिंसिपल्स की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इमेज देख रहे हैं। एक इमेज में एक बंदा टॉप पे है और वो लोगों को डायरेक्ट कर रहा है, कमांड दे रहा है। और वहीं पे हमारे पास सेकंड इमेज है जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बंदा बीच में खड़ा है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने पावर या अथॉरिटी को लोगों के बीच में बांटा है। तो इस इमेज के आधार पे ही, मतलब ये जो डाइल्यूशन ऑफ पावर है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है या फिर अथॉरिटी है, इसके आधार पे फेयोल ने एक प्रिंसिपल दिया है मैनेजमेंट का, जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि हमने इमेज में देखा है कि यहाँ पे अथॉरिटी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, टॉप पे है। ठीक, जो बंदा यहाँ टॉप पे खड़ा है इसके पास सारी अथॉरिटी है और ये क्या करेगा, इस अथॉरिटी के आधार पे अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देगा। वहीं सेकंड इमेज में जो बंदा यहाँ सर्कल में खड़ा है, इसने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को लोगों में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकते हैं। क्लियर है? देन इसके बाद हम आते हैं, एज पर दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि फेयोल ने कहा है कि इस प्रिंसिपल के आधार पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। वहाँ का हम कभी भी पावर को सिर्फ सेंटर के पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सेंटर के पास अगर पावर रहेगा तो वहाँ पे सबऑर्डिनेट का रोल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे हम सबऑर्डिनेट्स के रोल को कॉन्सेंट्रेट कर दे रहे हैं, उनको कम कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के रोल को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर हमें क्विक डिसीजन लेना है तो वहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन रखना होगा, ताकि हर लेवल पे मैनेजर खुद से डिसीजन ले सके, उसे टॉप लेवल से बार बार कंसल्ट करने की ज़रूरत ना हो, उनसे पूछना ना पड़े। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्ट करेगा। बट जहाँ पे टॉप लेवल चाहता है कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं ही लूँ और सबऑर्डिनेट्स के रोल को जहाँ पे वो कम करना चाहता है वहाँ पे वो किसको अपनाएगा, सेंट्रलाइजेशन को। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंडीशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन की साइज जैसे होगा उसके हिसाब से ये वेरी करता है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मॉल है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। बट अगर इसी का उल्टा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा है, ठीक है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं,
तो वहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन रहेगा तो वहाँ पे स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस नहीं हो पाएगा, वहाँ पे डिले होता रहेगा। बट अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो वहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, जिससे सारे प्रोसेस स्मूथली रन कर सकेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्केलर चेन। देखिए, स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, ये क्या करता है, एक लाइन बनाता है अथॉरिटी का, चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके लोअर बिलो तक। ठीक है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट सुपीरियर सब आएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, ए यहाँ पे क्या हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया। फिर ए के नीचे क्या है, बी है। फिर अब ए क्या है, सी से सुपीरियर है। देन सी किससे सुपीरियर होगा, डी से। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक रिलेशन बनाया जाता है, जिसको हम लोग चेन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं या लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा, तो वहाँ पे ये सबसे पहले अपने इमीडिएट बॉस से कंसल्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ई को कोई डिसीजन लेना है और उसके बारे में वो चाहता है कि मैं सी से बात करूं, तो वो डायरेक्ट सी से बात नहीं करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, डी को इन्फॉर्म करेगा। देन डी किसको बताएगा, सी को। फिर सी जो भी डिसीजन लेगा या जो भी डायरेक्शन देगा वो किसके पास जाएगा, डी के पास। देन डी किसको बताएगा, ई को। तो यहाँ पे हमें इस चेन को फॉलो करना है, इस चेन को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, इसको हम लोग चेन ऑफ कमांड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन होता है वो फ्लो करता है एक चेन के रूप में, एक दूसरे से एक कड़ी जुड़ी रहती है, जिसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। विदाउट हायरार्की यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो नहीं हो सकता है। जैसे कि हम इस इमेज में क्लियरली देख ले रहे हैं कि ए बी सी डी है। अब अगर मान लीजिए डी को आर से अगर किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना होगा, तो डी सबसे पहले क्या करेगा, सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, देन ए को बताएगा। फिर वो हायरार्की ए से पी के पास जाएगी, पी इन्फॉर्म करेगा, ए इन्फॉर्म करेगा पी को, पी इन्फॉर्म करेगा क्यू को, क्यू इन्फॉर्म करेगा आर को। तब डी का मैसेज कहाँ पहुँच रहा है, आर के पास। बट अगर डी को इमिडिएटली आर से कंसर्न करना है तो वो अपने इमिडिएट बॉस से परमिशन लेगा, और परमिशन लेके वो आर से कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट दो इक्वल लेवल के सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन परमिशन लेने के बाद वो क्या कहलाता है, गैंग प्लैंक। तो स्केलर चेन कहता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन या अथॉरिटी को फ्लो कराना होगा, किसी ऑर्डर को फ्लो कराना होगा, तो वहाँ पे स्केलर चेन को फॉलो करना कंपल्सरी है। देन अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इमेज क्या है। नेक्स्ट इमेज हमारे पास आई है मैकडॉनल्ड से। अब यहाँ पे आप जब भी मैकडॉनल्ड के स्टोर पे गए होंगे बर्गर या कुछ भी ऑर्डर करने के लिए, तो आप देखते हैं कि कुछ लोग आगे खड़े रहते हैं जो आपसे ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर पिक करने के बाद वो जो भी उनका इनर सेक्शन होता है वहाँ पे आपके ऑर्डर को देते हैं। फिर वहाँ से जो भी आपने ऑर्डर किया है वो फूड बनने के बाद आपके पास आता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी ऑर्डर मेंटेन करने को लेके फेयोल ने प्रिंसिपल दिया है जिसका नाम रखा गया है ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर refers to systematic arrangement of materials, that is material order, and placement of people, social order in the organization। अब जैसा कि हमने इस इमेज में देखा है कि यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ पीपल है, कि लोगों को प्लेस किया गया है एक प्रॉपर ऑर्डर में, कि इनका काम क्या है, ऑर्डर रिसीव करना कस्टमर से, मतलब उनकी जो डिमांड है उसको वो नोट करेंगे, देन वो किसको दे देंगे, अंदर जो भी मैनेजर होगा उसे। देन वो उसके पास से किसके पास जाएगा, कुक के पास। फिर कुक आपके फूड को तैयार करेगा, देन वो
ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सामान जो है वो एक निश्चित ऑर्डर में रखा गया है, जिस तरह से उसको यूज करना है उसके हिसाब से हर चीज़ की अपनी जगह बनी हुई है। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि हर चीज़ को रखने की एक जगह होनी चाहिए, वो चाहे सामान हो या इंसान हो। जब भी आप जाते हो बैंक में तो आप देखते हो कि सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होती है वहाँ पे, इंक्वायरी से। ठीक, कि इंक्वायरी के पर्सन को लोग सबसे पहले बैठाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों की क्वेरीज होती हैं कि मुझे इस काम के लिए किसके पास जाना है। तो वो क्वेरी कौन सॉल्व करेगा, इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी सबसे अंदर होगा तो बैंक में भीड़ बढ़ती जाएगी, जिससे वहाँ के फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे इंक्वायरी को सबसे पहले रखा जाता है, जिस पे लिखा भी रहता है हेल्प डेस्क। देन उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर्स रहेंगे, मतलब जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होगी उनको सबसे पहले रखा जाता है, और जिनसे हमें मिलने की ज़रूरत कम होती है उनको बाद में रखा जाता है, ताकि वहाँ के फंक्शनिंग स्मूथली रन कर सके। वैसे ही सेम चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जब हमें जिस काम की ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है, जिस सामान की ज़रूरत पहले पड़ती है, उसको हम एक निश्चित प्लेस पे रखें और ऐसी जगह रखें जिसके बारे में सबको पता हो। उसी तरह जिस बंदे से लोगों को ज़्यादा मिलना होता है उनको हम सबसे आगे रखते हैं, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ज़्यादा कियोस्क उस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। देन कम टू द नेक्स्ट वन, इक्विटी। इक्विटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे यहाँ जितने भी वर्कर हैं उनको हम फेयर, उनके साथ हमेशा जस्टिस हो। ठीक है, उनको जब भी सुपीरियर डील करे तो फेयरली डील करें। ठीक है, किसी भी तरह का बायसनेस या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, कास्ट, बिलीफ नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो ये प्रिंसिपल हमारा इक्विटी का कहता है। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल की वजह से हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि एम्प्लॉय के अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, उसके अंदर एक सिक्योरिटी की भावना आती है। जहाँ पे सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे लोगों के अंदर खुद से उत्पन्न हुई खुशी होती है, वो पूरा मन लगा के उस काम को करते हैं। इसी प्रिंसिपल के आधार पे हम देखेंगे कि बहुत सारे इंडियंस को नेशनल कंपनीज में सीईओ बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं, तो वहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन रहा होता तो वो कभी पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता था कि हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी नहीं करना है। इस वजह से किसी भी लेवल पे किसी भी एम्प्लॉय को रखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि सैलरी में भी अगर एक ही पोस्ट पे दो लोग हैं और दोनों सेम क्वालिफिकेशन रखते हैं, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, तो उनकी सैलरी भी सेम होना चाहिए। उनमें किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले फॉरेन की कोई कंपनी थी, उसने क्या किया कि लेडी स्टाफ को सैलरी उन्होंने कम दी और मेल पर्सनल को सैलरी ज़्यादा दी। दोनों सेम पोस्ट पे रिक्रूट थे। तो जो लेडी स्टाफ थी वो कोर्ट में जाती है और वहाँ पे कंप्लेन करती है, और कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन लेता है। वो कहता है कि आप किसी के जेंडर के बेसिस पे उसकी एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर बंदा इक्वल लेवल का है, तो आपको सबको इक्वली ट्रीट करना होगा। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए और दोनों को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए। दोनों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आज के समय में जो भी हमारी फीमेल स्टाफ होती हैं
उनके लिए कैब फैसिलिटीज दी जा रही है। तो ये कैब फैसिलिटी भी इस इक्विटी मैनेजमेंट इक्विटी प्रिंसिपल के अंडर में आता है, क्योंकि ये इक्विटी प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉय जरा सा भी पीछे रह रहा है किसी रीजन की वजह से, जैसे फीमेल के लिए मोस्टली लोग सिक्योरिटी को लेके कंसर्न होते हैं, तो लेट नाइट ड्यूटी करने के लिए अवॉइड करने के लिए उनको बोला जाता है, उनके सिक्योरिटी का कंसर्न होता है तो लोग कहते हैं कि आप जल्दी से आ जाओ। तो वहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या शुरू की, कैब सर्विसेज, कैब फैसिलिटीज अपनी फीमेल स्टाफ को देना शुरू किया, उनके सिक्योरिटी को बढ़ाया, जिससे वो बिल्कुल भी फेयरलेस होके काम कर सकें। तो ये भी हमारे किस प्रिंसिपल के अंडर में आया, इक्विटी में। देन कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए ये इमेज क्या कहता है, द टेन्योर प्रॉब्लम, हाउ कैन वी मेक मेजर गिफ्ट्स प्रोडक्टिव इफ गिफ्ट ऑफिसर्स कीप लिविंग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि गिफ्ट को हम प्रोडक्टिव कैसे बनाएं जब गिफ्ट ऑफिसर ही लीव करें। यहाँ पे गिफ्ट का सेंस किससे है, यहाँ पे गिफ्ट मतलब है एम्प्लॉयज, कि ये ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो हमारे लिए गिफ्ट है, बट इस गिफ्ट को हमें प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसको एक समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखना होगा। तो इस क्वेश्चन के आधार पे एक प्रिंसिपल हमारा डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको एक मिनिमम फिक्स टेन्योर देना पड़ेगा उस पोजीशन पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि कहीं से भी वो एम्प्लॉय हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है तो वो उनको इमीडिएट नहीं हटाए, बल्कि उन्हें कुछ टाइम दे जिससे वो अपनी पावर एंड एफिशिएंसी को प्रूव कर सकें। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जगाता है, एम्प्लॉय के अंदर जो इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब की फीलिंग है वो कम होती है, साथ ही साथ वो कंपनी के रेप्यूटेशन और गुडविल को भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एक ये इमेज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। अब देखिए जब हम मूव करते रहते हैं तो हम किसी भी पोजीशन पे या किसी भी जगह पे अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चलता रहेगा कि मुझे इससे भी अच्छी जगह जाना है। तो जब अच्छी जगह जाना है तो वो अच्छी जगह की तलाश में ज़्यादा होगा, न कि काम को अच्छे से करने में। इसलिए प्रिंसिपल कहता है, फेयोल ने कहा है कि एम्प्लॉय को एक फिक्स टेन्योर, मिनिमम फिक्स टेन्योर आप दीजिए जिसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। वो अगर बार बार मूव ऑन करता रहेगा, बार बार टर्न होता रहेगा, तो फिर वो अपना 100% नहीं दे पाएगा और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक मिनिमम टेन्योर देना पड़ेगा उनको। ठीक है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पर्सोनल सेलेक्ट हो गए हैं उनके अंदर सिक्योर्ड जॉब की फीलिंग हम लाएं। अगर उनको लगेगा कि हमारी जॉब इनसिक्योर है तो वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाएंगे। देन हमारे पास अब नेक्स्ट ये इमेज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 एम्प्लॉय हैं, इसमें से एक एम्प्लॉय हैंड रेज कर रहा है। ये कंडीशन मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स के भी साथ आती है और ये तब आता है जब उनसे कुछ पूछा जाता है या जब उनके मन में कोई क्यूरियोसिटी आती है या फिर कोई सजेशन आता है जब उन्हें रखना होता है। मोस्टली आप लोग के साथ ये कंडीशन आती है। तो इस कंडीशन को ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा जाता है, इनिशिएटिव। यहाँ पे फेयोल कहते हैं कि वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो प्लान्स को और इम्प्रूव कर सकें, वो अपने आइडियाज़ दें कि कैसे हम जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लान्स रन कर रहे हैं उसमें चेंजेस ला सकें, कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि एक बार अगर उनकी बात नहीं मानी जाए तो वो मैनेजर को डिसऑबे करें।
वो अपनी प्लान को रखेंगे। अगर मैनेजर उनके साथ अग्री करता है तो वो उनको फॉलो करेगा। और मैनेजर को हमेशा ये करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे कि वो इनिशिएशन ले, उनको वो अपॉर्चुनिटी दे, फ्रीडम दे कि जिससे वो भी अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस जागेगी, उसको लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए वो और ज़्यादा तत्पर हो जाएगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर वर्क करेगा। देन अब हम ये इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में हम देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो एक साथ खड़े हैं और सबके हाथ एक दूसरे पे हैं, मतलब हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं एक दूसरे के साथ। ये इमेज क्या शो करता है, टीम स्पिरिट को। जब हम लोग एक ग्रुप में किसी टास्क को करने के लिए खुद को तैयार करते हैं तो वो होता है टीम स्पिरिट। तो फेयोल ने कहा है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए स्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना, स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स कि उनके अंदर टीम स्पिरिट को जगाना है। उनको अलग अलग काम करने के लिए मोटिवेट करने की बजाय हम उनको टीम वर्क करना सिखाएं, उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होकर काम करना सिखाएं। ठीक, कि जिससे एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा के काम करे और सबके बीच में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। ठीक है, इसके लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, इसके लिए इनिशिएटिव लेगा सबसे पहले मैनेजर। सबसे पहले क्या करेगा, जो बार बार आई बोलता है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, वी में। उसके हर कन्वर्सेशन में क्या आना चाहिए, वी। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उसको कहना चाहिए कि हमें ये काम ऐसे करना है। जब वो हमें या हम की बात करता है तो एम्प्लॉय को लगेगा कि हम सब मैनेजर के साथ हैं। ठीक, सारे एम्प्लॉय को लगेगा कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कभी भी मान लीजिए आपको स्कूल में टास्क दिया जाता है और ग्रुप बना के बोला जाता है कि आप सब मिल के काम करिए, तो वहाँ पे आप लोग मैं नहीं करते हो, वहाँ पे आप लोग किसकी बात करते हो, हम की बात करते हो, आप यूनाइट हो जाते हो। ठीक है, और सबको पता है कि एक अकेला बंदा उतना पावरफुल नहीं होगा जितना पावरफुल पूरा ग्रुप होगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे, डिफरेंट पावर्स मिलेंगे। ठीक है, और सबका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। तो यहाँ पे फ्यूल ये कि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट होना चाहिए। अगर टीम स्पिरिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथली रन करेगा। ठीक, लोगों के बीच में कोऑपरेटिव सेंस होगा। अगर एक एम्प्लॉय कभी बीमार भी हो जाता है तो उसकी हेल्प करने खुद ब खुद दूसरे एम्प्लॉय आ जाएंगे और इससे काम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। देन तो ये थे हमारे आज के प्रिंसिपल्स। तो हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंक्लूड हो चुके हैं। आप इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़िए। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार इसका पूरा रिवीजन करेंगे 14 प्रिंसिपल्स के, और फर्दर इसके केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड stay at your home. Thank you so much.